बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इंडोनेशियन वीज़ा जब मैंने अप्लाई किया था वो मेरे ख्याल से 2018 था। हुआ ये था कि टूरिस्ट वीज़ा के लिए अप्लाई किया था और कॉन्सुलेट में इनकी इंडोनेशिया की जो वहाँ गई और बड़ा उन्होंने जलील किया वहाँ पे मुझे। मेरे ख्याल से जितना उनकी औकात में था उतना तो कर ही दिया था, क्योंकि देखिए चूँकि 2018 की बात है तो जितना थोड़ा बहुत याद है बताती हूँ। मैंने क्या क्या सबमिट कराया था। मैंने सबमिट कराया था होटल रिजर्वेशन अनपेड, होटल वो अपना टिकट रिजर्वेशन अनपेड, ठीक है। वीज़ा फॉर्म मेरे ख्याल से 2 फिल करने होते हैं शायद, या एक याद नहीं मुझे। अच्छा, पिक्चर और कवरिंग लेटर, ठीक है। पासपोर्ट और मेरे ख्याल से NIC भी शायद था। हाँ, NIC ले जाना चाहिए, कभी भी मांग लें अगर तो। अच्छा, NIC पासपोर्ट हो गया और बैंक स्टेटमेंट 6 महीने की, ठीक है। और अकाउंट मेंटेनेंस लेटर, ठीक है। ये सारी चीज़ें लेके मैं चली गई वहाँ पे। अब हुआ ये था कि मैं जल्दी जल्दी में पहुँची थी, मेरे घर से दूर भी बड़ा था, तो मैंने फ़ोटो पेस्ट नहीं की हुई थी। और अच्छा, उन्होंने कॉन्सुलेट ऐसी बनाई हुई है कि लगता है मुर्गी का डरबा है। और ये मैं बिल्कुल बड़ा चढ़ा के नहीं बता रही, ये मुर्गी का डरबा ही लग रहा था। इतना ज़्यादा छोटा सा कमरा है, समझे, कमरा समझे जिसको वो कॉन्सुलेट कह रहे हो, तो कमरा लग रहा है। हाँ, बाहर बड़ी ह्यूज बिल्डिंग है, लेकिन वो एक छोटे से डरबे में बुलाते हैं जिसमें शीशे के पीछे एक खातून बैठी होती है, शीशे के पीछे। अच्छा, अब अगर मैं किसी को चुड़ैल कहूँ तो मैं उसकी लुक्स पे नहीं कह रही, उसकी हरकतों पे चुड़ैल कह रही हूँ। लुक्स तो अल्लाह ने सबकी अच्छी बनाई है, ठीक है। मैं गई अंदर, मुझसे पहले एक लड़का और था शायद, हाँ वो 20-21 साल का लड़का होगा। वो अपना एक खिड़की है जिसके पीछे वो बैठी होती है, ठीक है। उधर से बात करती है और खिड़की के नीचे से डॉक्यूमेंट्स लेती है। तो वो उस लड़के से बात कर रही थी, तो उससे चूँकि वो बहुत ज़ोर से बोलती है तो उसकी आवाज़ आई कि वो उससे कह रही है कि और तुमने वोट किसको दिया था जिन दिनों इमरान खान वाले इलेक्शंस हो रहे थे ना। तो उसने बोला, लड़के ने शायद नहीं बताया उसको कि मैंने किसको दिया। खैर मैं देख रही थी कि हाँ भाई सही तरह बात करी उससे। अब अगली मेरी बारी आई, एक गार्ड खड़ा हुआ था रूम के अंदर, बड़ा हट्टा कट्टा था। उसने मुझे बोला कि अब आप जाओ। जब मैं गई तो मेरी तस्वीर नहीं लगी हुई थी उस पर, तो कह रही तुमने तस्वीर भी नहीं लगाई हुई है इस पर। अच्छा, अंदाज नोट करें, मैं एग्जैक्ट नकल तो नहीं उतार सकती, कहीं तस्वीर भी नहीं लगाई हुई है। मैंने कहा हाँ वो मैं भी लगा दूंगी, तो मेरे पास ग्लू भी थी। अच्छा, तो अब इनका जो इंडोनेशिया का फॉर्म है ना, उसमें क्या है कि ऊपर नाम लिखने के बाद नीचे एक सेक्शन उसी के नीचे आता है जिसपे डिटेल्स होती है। अगर आपको ट्रांजिट वीज़ा चाहिए, ठीक है, तो मुझे तो ट्रांजिट वीज़ा चाहिए नहीं था, मेरे पास किसी और मुल्क का वीज़ा थोड़ी था जो मैं उधर ट्रांजिट करती फिरती। ये तो बात आप समझ रहे हैं ना, कि जैसे अगर आप एक ही मुल्क जा रहे हो तो ट्रांजिट उधर कैसे करोगे, तो आपको फिर वहाँ का टूरिस्ट वीज़ा चाहिए। तो मैंने ट्रांजिट वाले सेक्शन छोड़ के बाकी पूरा फॉर्म भरा हुआ था। अब उसकी बात सुने क्या कहती है, ये देखो तुमने तो अंदाज देखो जरा उसका, फॉर्म तो तुमने पूरा भरा ही नहीं है। मैं उसकी अक्ल पे दंग रह गई ना। मैं खुद बहुत मतलब मुझे जल्दी इस तरह की बातें बुरी लग जाती हैं। मैं हैरान कि अकल को हाथ मार भाई, तू कॉन्सुलेट में काम कर रही है और ट्रांजिट का सेक्शन है, मैं क्यों भरूं? मुझे ट्रांजिट तो चाहिए ही नहीं, तो फिर मैं ट्रांजिट सेक्शन क्यों भरूं? तो मगर मैं चुप रही ना। मैंने कहा ठीक है, अब जो भी हो रहा है। और मैं इतनी थकी हुई थी उसमें, क्योंकि इतना दूर पहुंची थी वहां से, तो फिर वापसी की भी टेंशन थी कि अभी वापसी भी जाना होगा। तो खैर जब मैं उसने मेरा फॉर्म भरा ना, तो वो मेरी होटल रिजर्वेशन और टिकट अकोमोडेशन कह रही हूँ, टिकट रिजर्वेशन और होटल अकोमोडेशन देखने लगी। एकदम उसको पता नहीं क्या दौरा पड़ा। मैं तो 2-3 दिन का ही लिखा था उस पर। और बैंक स्टेटमेंट जो उन्होंने कही थी वो 6 महीने की, और वो लोग एक लिमिट बताते हैं कि इतनी होनी चाहिए, ठीक है। तो मैंने वो भी डाल दी, उसी हिसाब से करा था सारा। और 2-3 दिन का मैंने कहा था कि मतलब स्टे करूँगी। कहती है तुम्हारा तो ये एग्जैक्टली मुझे याद नहीं, हाँ होटल का कहने लगी कि तुम्हारा तो होटल की रिजर्वेशन। मेरी समझ नहीं आया कि होटल रिजर्वेशन मैच नहीं करी। मैंने कहा कि देखो ना, अगर फॉर एग्जांपल मेरी 2 तारीख को फ्लाइट पहुंच रही है तो और इस दिन में निकल रही हूँ, तो इतना घंटा उसका वो आ रहा है, तो कह रही है और तो मैंने बोला बात सुनो, ये मैच, मैंने बिल्कुल इसी लहजे में कहा। मैंने कहा लेकिन ये तो इस तरह होता है ना कि 3 घंटे पहले आपको एयरपोर्ट पहुंचना चाहिए। नहीं, उसने इतनी जोर से चिल्ला के मुझे कहा, मेरे एकदम डॉक्यूमेंट्स यूं उठाए
और मेरी तरफ खिड़की से यूं करके कहने लगी, कह रही ऐसे पकड़ा के कहने लगी, कह रही मैं उससे थोड़ी दूर खड़ी हुई थी, योर एप्लीकेशन हैज बीन रिजेक्टेड। मैंने कहा व्हाट, मैंने दिल में कहा व्हाट, उसको नहीं कहा। मैंने चुपचाप लिया क्योंकि जितना मैं जलील हो चुकी थी वहां जाके, तो मैंने कहा कि बस अब तो जो है ना बताओ भाई। तो मैंने कहा कि अब चुपचाप यहाँ से निकल लो, क्योंकि अगर मैंने बोलना शुरू किया तो मेरा इसकी लड़ाई सही की होगी, क्योंकि उसने जो उसका अंदाज है ना, ठीक है आप एप्लीकेशन रिजेक्ट कर दो लेकिन इंसानों की तरह तो बात कर सकते हो ना। ये चुड़ैल का रूप धारना, और इतना लाउड बात कर रही थी कि लग रहा था कि मैंने उसको जाते ही बताया कि मैं बहरी हूँ, और ऐसा करके ना। तो इंतहाई जिल्लत आमेज रवैया था। और जब मैं घर वापस पहुंची तो मुझे अपने ऊपर ये गुस्सा आ रहा था कि मैंने उसको जवाब में सुनाई क्यों नहीं। मुझे बड़ा गुस्सा आ रहा था अपने ऊपर। शायद मेरे दिल में ये था कि अगर दोबारा कभी अप्लाई किया, और सच्ची बात ये है जब मैं घर पहुंची तो जाहिर है, अच्छा मैं बहुत एक्साइटेड थी इस कंट्री के लिए। तो जब ये सब हुआ, ख्वाब मेरे हो गए चकनाचूर, तो मैंने घर आके दिल तो चाह रहा था फॉर्म वॉर्म को बस अब दफा नहीं करूं, मगर मैंने कहा कि देखती हूँ ये क्या बकवास कर रही थी। तो जब मैंने देखा तो जो मेरा होटल स्टे था वो तो एग्जैक्ट मैच कर रहा था रिजर्वेशन से टिकट की। और ये सब तो ये चक्कर क्या है, उसमें फ़र्क ये आ रहा था कि जो होटल का स्टे मेरा ख़त्म हो रहा था उसके 3-4 घंटे बाद शायद फ़्लाइट आ रही थी, एग्जैक्ट घंटे मुझे याद नहीं। तो ये बात का मुझे बड़ा अफसोस हुआ कि ये तो किसी जाहिल को भी पता होता है कि एयरपोर्ट 3 घंटे पहले पहुंचना होता है। तो अगर किसी के स्टे और उसमें 4-5 घंटे का फ़र्क भी आ रहा है तो इतने में वो क्या उखाड़ लेगा तुम्हारे मुल्क का। तो सबसे बड़ी बात ये है कि कॉन्सुलेट पे पता नहीं किस किस को बिठा देते हैं जिसको इतना भी सेंस नहीं है कि भाई ट्रांजिट सेक्शन में क्यों भरूंगी। मैं पागल हूँ कि मैं पहले टूरिस्ट पूरा, एक तो वैसे ही उनका लंबा फॉर्म है, अब मैं पूरा वो टूरिस्ट की इन्फॉर्मेशन डालूँ, उसके बाद मैं ट्रांजिट में भी अपनी घुसेड़ दूँ। मुझे ट्रांजिट वीज़ा मुझे कैसे मिल सकता था, पहली बात तो ये, जब ट्रांजिट मैं कर ही नहीं सकती वहाँ पे कैसे करती। ट्रांजिट मतलब होता है एक जगह रुक रहे फिर आप आगे निकल जाओगे, मैं आगे कहाँ निकलती, वहाँ से कौन सी चौरंगी पे है, तो जब मेरे पास था नहीं। एक तो ये चीज़, दूसरा ये रवैया, इंतहाई घटिया रवैया। मुझसे पहले वाले से तो पूछ रही थी तुमने वोट किसको डाला था। मुझे तो ये बिल्कुल समझ नहीं आ रहा था कि ये क्या हो रहा है वहाँ पे, तूफान बदतमीजी। एक तो ये नहीं समझ आता कि अगर तुम लोग को पाकिस्तानी पासपोर्ट से या पाकिस्तानियों से इतनी ही एलर्जी है तो तुम लोग यहाँ कॉन्सुलेट खोल के क्यों बैठे हो, जाओ अपने कंट्री जाओ रक्षा पकड़ के। तो ये मेरा एक्सपीरियंस हुआ था और मुझे इंतहाई उलझन इस बात पे हुई थी कि तुम्हारी सारी रिक्वायरमेंट्स पूरी करने के चक्कर में जो है ना, और पहले तो कह रहे थे किसी एजेंट के थ्रू अप्लाई करो। मैंने कहा भैया मैं कहाँ से, मैं गई 1-2 ट्रैवल एजेंसीज वालों के पास, वो कह रहे भाई हम आपकी गारंटी क्यों लेंगे, आप जा। और वो लॉजिकल बात भी थी कि कोई क्यों किसी की गारंटी लेगा कि जाएगा तो वापस भी आ जाएगा। मैं तो अपने सगे की भी ना दूँ, जाहिर है आपको थोड़ी पता होता है कौन स्लिप हो जाए वहीं पर। तो फिर उन्होंने कहा था हाँ आप खुद अप्लाई कर दो। और जब गए तो उसने तो मेरा जो इज्जत का जो फालूदा और खिचड़ी और जो कर सकती थी वो तो कर दिया, और इंतहाई घटिया रवैया था। अब पता नहीं वही बंदी है या नहीं, लेकिन बहुत ही मुझे अफसोस हुआ कि ये सब क्या तमाशे इनके। पता है इनकी जो वेबसाइट थी ना वो तो अपडेट ही कितने अरसे हुई नहीं थी। मुझे याद है जब मैं देखा करती थी तो ऐसी सड़ी हुई वेबसाइट के उधर जाता ही नहीं था, वो लिंक ही नहीं ओपन हो रहा होता था, और वो बल्कि लिंक ओपन हो भी तो वहाँ कुछ होता ही नहीं था। तो अब जाके तो उन्होंने किया था, और दूसरा पता नहीं। ये किस्सा था मेरे इंडोनेशियन वीज़ा का। बहुत मज़ा आया मुझे वहाँ पे, जलील होके बड़े मैं एक्साइटेड थी जलील होने के लिए। ये हुआ। तो अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।